हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 47 कवर करेंगे। ओके, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सारी टेस्ट लगा लीजिएगा, यानी कि 46 टेस्ट आप लोगों के डल चुके हैं, 50 टेस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, उनमें 25 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी है, तो प्लीज़ सारे टेस्ट लगा लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया? योर ऑप्शंस आर आदित्य, परांतक, अपराजित या फिर विजयालय। ठीक है, तो वो थे परांतक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आदित्य प्रथम के, एक सेकंड, कुछ गलत हुआ है क्या? प्रथम के उत्तराधिकारी परांतक ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। पांड्य नरेश ने परांतक के भय से श्रीलंका से सहायता मांगी। 915 ईस्वी में परांतक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। नेक्स्ट है, किस सुल्तान की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थीं। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था, उसकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। ये किसने लिखा है, ये आपको बताना है, और सुल्तान की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में लिखा है। ठीक है, इब्न बतूता ने लिखा है, एक सेकेंड, रजिया और इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलवन। किस सुल्तान के, बताइए कौन सा वह सुल्तान था जिसकी न्याय व्यवस्था इस से रिलेटेड है? ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं चारों। इल्तुतमिश था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उपयुक्त कथन इब्न बतूता ने इल्तुतमिश की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में लिखा है। सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था का प्रधान काजी उल कुजात था। नेक्स्ट है, सूफीवाद में प्रचलित शब्दों में समा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला स्टेटमेंट है, यह गायन की कला थी जिसमें ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी। सेकंड है, इसमें अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। सही पूछा गया है, इसमें कौन सा सही है? देखिए, ये आपके सूफीवाद में प्रचलित शब्दों में समा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। मैंने फिर से आपको क्वेश्चन बता दिया है, अब बता दीजिए कौन सा इसमें से करेक्ट है। ठीक है, यह गायन की कला थी जिसमें ईश्वर से सानिध्य अनुभूति होती थी, बिल्कुल सही बात है। और इसमें अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग होता है श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए, ये भी सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे। हरिहर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे। हमें बताना है कौन सा सही है, केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन। ठीक है, देखिए, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो कथन दिए गए हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, और बिल्कुल सही है। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे, बिल्कुल सही बात है। हरिहर और बुक्का के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु विद्यारण्य। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट। यस, एक, दो, तीन, यानी कि तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जलाली नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो यह सिक्का चलाया था अकबर ने। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अकबर ने जलाली नाम का चौकोर आकार का रुपया चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेज तथा डचों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, मद्रास का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध या फिर बेदरा का युद्ध। अंग्रेज और डचों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए, बेदरा का युद्ध हुआ था ना, ऑप्शन नंबर डी
इज करेक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण मीर जाफर डचों के साथ मिलकर कंपनी के विरोध की योजना बनाने लगा, किंतु 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डच निर्णायक रूप से अंग्रेज़ों से पराजित हुई। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी लंबी है, लेकिन जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कुछ चीज़ें हमारी स्टडी में भी, हालांकि पढ़ाई में किसी को मज़ा आता नहीं है, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। नेक्स्ट है 1858 की साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा के बाद अंग्रेज़ों ने किस नीति को समाप्त कर दिया? और ऑप्शंस आर, देसी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, एंड नेक्स्ट है इसमें यानी कि सी, अंग्रेज व भारतीय सिपाहियों के साथ असमान व्यवहार की नीति समाप्त कर दी और रियासतों में रेजिडेंट व सेना रखने की नीति पूर्णतः समाप्त कर दी। पूछा गया है कि 1858 की साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा के बाद अंग्रेजों ने किस नीति को समाप्त किया था, ये बताना है। ठीक है, तो उन्होंने रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। इट मीन्स आंसर यहाँ पर हमारा बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में कैनिंग ने विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा, जिसके अनुसार कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इसमें भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय व विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है राजा राममोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित है? ऑप्शंस हैं फारसी, उर्दू, बांग्ला व अंग्रेजी। देखिए, जब भी कभी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो या तो ये आएगा कि किसके द्वारा इसको जारी किया जाता था, या फिर किस भाषा में इसको जारी किया जाता था। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन ही मतलब 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुमेलित करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो आपको दे देगा कि इनके द्वारा जारी की जाती थी कुछ पत्रिकाएं और उनको सुमेलित कीजिए, या फिर इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस तरीके से आता है क्वेश्चन, तो याद करके जाइएगा इनको भी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं फारसी, उर्दू, बांग्ला व अंग्रेज़ी। तो मिरातुल अखबार जो था वह फारसी में जारी होता था, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित किया। उन्होंने मिरातुल अखबार का प्रकाशन फारसी भाषा में किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई तथा भारतीयों से अधिक संख्या में सेना में भर्ती होने की अपील की थी। ओके, नेक्स्ट है आपका, गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा सहयोग करने के लिए प्रदान की गई थी। देखिए, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही हैं। अब क्यों सही हैं एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसी दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई तथा भारतीयों से अधिक संख्या में सेना में भर्ती होने की अपील की थी। क्रांतिकारी जो थे इनके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ भी थे इस चीज़ के। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का सहयोग करने के लिए ही प्रदान की गई थी। ये चीज़ बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नो चेंजर्स के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना गया है? ऑप्शंस हैं गांधीवादी रणनीति के समर्थक, गांधीवादी रणनीति के विरोधी, या फिर साम्यवाद के समर्थक, या फिर स्वराज्यों के समर्थक। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नो चेंजर्स के रूप में से निम्नलिखित में से किसे जाना गया है? गांधीवादी रणनीति के जो समर्थक थे उनको जाना गया है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी रणनीति के समर्थक नो चेंजर्स के रूप में जाने गए। ये लोग गांधीवादी रणनीति में किसी तरह के परिवर्तन के विरोधी थे। नेक्स्ट है
स्वदेश बांधव समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा एक संगठन था। भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसकी स्थापना बारिसाल में की थी। ऑप्शंस वही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। कौन सा सही है? स्वदेश बांधव समिति के संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताइए। देखिए, यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा एक संगठन था, ये चीज़ तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसकी स्थापना नहीं की थी। स्थापना बारिसाल में ही हुई थी, बट इसकी स्थापना की थी अश्विनी कुमार ने। ठीक है, अश्विनी कुमार, कितनी गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, दत्त ने। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया है मैंने, वैसे आप लोग लिख लेना। तो इट मीन्स आंसर केवल ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, केवल एक सही है। स्वदेश बांधव समिति क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय समिति थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 1905 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसाल में की थी। ठीक है, इट मीन्स कथन जो दो है वो बिल्कुल गलत है, पहला सही है। क्रांतिकारियों ने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए जो दस्तावेज द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब शीर्षक से जारी किया था, उसे निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? ऑप्शन है भगत सिंह ने, भगवती चरण बोहरा ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, या फिर लाला हरदयाल ने। किसने जारी किया था? भगवती चरण बोहरा ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब को चंद्रशेखर आज़ाद के आग्रह पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनयवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कुछ यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज तथा सविनयवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा पूर्ण स्वराज प्रदान करने की शर्त को अस्वीकार करने के कारण चलाया था। क्या ये बात सही है? क्या आपको लगता है कि यही वो शर्त थी जिसको अस्वीकार कर दिया था? किसने? अंग्रेजों ने। तब गांधी जी ने सविनयवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है, गांधी जी ने कुछ 11 सूत्रीय मांगे रखी थी, उसको इरविन समझौते के टाइम की बात है ये। पहले तो देखिए, ये वाला कथन बिल्कुल सही है, इस चीज़ को पहले तो याद रखिए आप लोग। ठीक है, बाकी ये गलत क्यों है ये जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों को इरविन द्वारा, हाँ मैंने कहा था ना, इरविन के टाइम की बात है, द्वारा ठुकराए जाने के कारण सविनयवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अतः कथन दो जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण इसके बहिष्कार के निर्णय हेतु सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1927 में किस स्थान पर किया गया था? इजी सा क्वेश्चन है, आंसर नहीं बता पाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और साइमन कमीशन को 3 बार समझा चुकी हूँ, 3 बार। ठीक है, और चौथी बार अब पॉलिटी की सीरीज़ में समझा दूंगी। इलाहाबाद, मद्रास, नागपुर या फिर कलकत्ता। बताइए भाई, कहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ऑप्शंस हमने आपको बता दिए हैं। इलाहाबाद में ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, 7 लोग थे इसमें, उनमें से एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है, होने के कारण विरोध में बहिष्कार के निर्णय हेतु 11 दिसंबर 1927 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव अमोनिया, क्लोरीन, फास्फोरस। उपयुक्त गैसों में से किन गैसों का उपयोग बड़े पैमाने पर यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए किया जाता है? 1 और 2 का, 2 और 3 का, 2, 3, 4 का, या फिर 1, 2, 3, 4 का, यानी कि चारों का उपयोग किया जाता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ भी होता है और द्रव अमोनिया का भी यूज़ होता है। 1 और 2 होना चाहिए आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू।
आंसर ए होना चाहिए। क्या आंसर है? हाँ जी, आंसर तो ये है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा द्रव अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं? ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा आप लोग अपने घर पे कभी, ठीक है। दोनों परतों के बीच की संपुटित वायु के कारण कपड़ों का संविन्यास यह भूमिका निभाता है, या फिर कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाती है, या फिर दो परतों की प्रभावी मोटाई यह भूमिका निभाती है? बता दीजिए क्या है। दोनों परतों के बीच में जो संपुटित वायु होती है ना, उसकी वजह से उष्ण आवरण बन जाता है दो पतले कपड़ों के बीच में, बजाय अगर एक मोटा दोगुना कपड़ा है उसके बजाय दो पतले कपड़े जो होंगे उनसे ज़्यादा उष्ण आवरण जो है उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, यहाँ विचार करना हमें। विटामिन के घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। हमें क्या बताना है कि सही नहीं है। ओके, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हमेशा मैं सही पूछती हूँ, आज नहीं पूछ रही हूँ। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन या फिर एक, दो और तीन, यानी कि तीनों ही गलत है। देखिए पूछा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो विटामिन के है ना, वह रक्तस्राव को रोकता है, ठीक है। और जो विटामिन सी है यह घाव भरने में सहायक होता है। तो इनको अगर आप अपोजिट कर देते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इट मीन्स ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। विटामिन के रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है, जबकि विटामिन सी घाव को भरने में सहायता करता है, ठीक है। सो एक और दो गलत है, तीसरा सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायक होता है? आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम या फिर लौह? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाँ, बी या फिर डी? कैल्शियम होना चाहिए आंसर तो भाई। विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायक होता है? मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है, फिर देख लेते हैं, एक सेकेंड। विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है, जबकि कैल्शियम और सोडियम के अवशोषण में विटामिन डी प्रभावी होता है। सॉरी गाइस, ये गड़बड़ यहाँ हो गई है और मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया था। आंसर डी है, ठीक है, करेक्ट। ओके, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, मैं भी इंसान ही, मुझसे हो गई गलती, माफ़ कर दीजिए। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव निम्नलिखित में से किस अंग से होता है? ऑप्शन हैं गर्भाशय, कार्पस, लूटियम या फिर पुटिका। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव निम्नलिखित में से किस अंग से होता है? बताइए। पुटिका से। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, इसका स्राव महिलाओं के अंडाशय में ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना नामक कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट है, लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में विद्यमान हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करने का कार्य करता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो? सही कौन सा ये बताना है। पाचन क्रिया से संबंधित ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करता है, इट इज़ करेक्ट। एंड लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में विद्यमान हानिकारक जीवाणु को समाप्त करने के
समाप्त करने का कार्य करता है, यह भी करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे सहायक होता है? यह बैक्टीरिया को नष्ट करता है, यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है, एंजाइम क्रिया को नष्ट करता है। ओके, ऑप्शन से केवल एक तरीके से या फिर केवल दो, एक और तीन, एक दो और तीन, तीनों ही तरीके से हेल्प करता है? जी नहीं, तीनों तरीके से हेल्प तो नहीं करता है। तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है। ओके, आंसर सही है। केवल ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। यह बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करता और एंजाइम को भी यह नहीं रोक सकता है, इसलिए मुझे ये दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। प्रशीतन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को कम कर देता है। यह खाद्य पदार्थों को बैक्टीरिया मुक्त नहीं करता है। देखा मैंने क्या कहता है, ये बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करता है। खाद्य पदार्थ जो होते हैं वहाँ से बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करता। इट मीन्स कि खाद्य पदार्थों को बैक्टीरिया मुक्त नहीं करता है। अत्यधिक ठंड द्वारा जीवाणु एवं एंजाइम की क्रिया को भी यह नहीं रोक सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर दिख गया इसका। एल्बुर्ज पर्वत शिखर किस देश में है? जर्मनी, फ्रांस, रूस या फिर ब्रिटेन? यह पर्वत है रूस में। सी इज करेक्ट। काकेशस पर्वतमाला पर स्थित एल्बुर्ज रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट, अफ्रीका में जंजीबार तथा पेम्बा क्षेत्र जो लौंग एवं इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं जायरे, मलावी, सूडान या फिर तंजानिया। तंजानिया में है ये दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लौंग तथा इलायची उत्पादन करने वाले अफ्रीकी प्रदेश जंजीबार तथा पेम्बा तंजानिया में है। विश्व में लौंग का उत्पादन 90% इन्हीं द्वीपों से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है, कुछ युग्म दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से, अच्छा 1 मिनट, कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताना है। प्रदेश हैं और उनकी विशेषता क्या है? वर्जीनिया में तांबा उत्पादन और मोंटाना में उत्तम कोटि की तंबाकू। उसके अलावा सुपीरियर झील क्षेत्र जो है मिन्साबी रेंज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा सही है? केवल एक और दो, या फिर दो, केवल तीन, या फिर एक, दो और तीन? ओके, ये मैंने आपको कोशिश की है दोनों स्टेटमेंट दिखाने की, ठीक है, एक साथ, ताकि आपका आंसर आप आंसर कर पाएँ, बार बार आपको इधर उधर ना भागना पड़े, ठीक है। देखिए, पूछा कौन सा सही है। सुपीरियर झील क्षेत्र मिन्साबी रेंज का है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन वर्जीनिया जो है उत्तम कोटि की तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है और मोंटाना जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोनों का अगर अपोजिट कर दोगे तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, वर्जीनिया क्षेत्र उत्तम कोटि की तंबाकू उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मोंटाना राज्य में विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान बूटे स्थित है। सुपीरियर झील के निकटवर्ती क्षेत्र में मेसाबी रेंज स्थित है जो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और 47 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। गाइस प्लीज़ ये टेस्ट लगा लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आफ्टर एग्जाम आप लोगों को पता चलेगा कि कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे एक्सप्लेनेशंस में से इसमें से सब कुछ आया है। ओके, बाकी तो सब आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, आपको जो करना है आप ही करेंगे, ठीक है। सोर्स से पढ़ते रहिए, जो भी सोर्स आपको लगता है कि हाँ ये है। बाकी पेड वालों बच्चों को तो सारे नोट्स मिले हुए हैं, वहीं से सारे क्वेश्चंस हैं। और अपना जो सोर्स है वो पढ़िए। उसके बाद मानती हूँ मिक्सअप है सारे क्वेश्चंस का, जीएस के सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं, कोई टॉपिक वाइज नहीं है ये चीज़। टॉपिक वाइज वाली जो है वो अलग टेस्ट सीरीज़ है, उसमें से अगर क्वेश्चंस लगाने तो वो भी ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ, वो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए हैं, फैक्ट के रूप में है इसलिए, बट हाँ वो टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उसमें भी लगा लीजिएगा सारे ही क्वेश्चंस। बाकी तो ठीक है, थैंक यू सो मच। जीएस की सीरीज़ चल रही है, वो भी लगा लीजिएगा। ओके।
ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।